ट्रैफिक के यू टर्न पे एक केस ही पूरा यू टर्न ले लेता है। ये दिल्ली की कहानी है, करीब 2 साल पुरानी है। दिल्ली में एक जगह है शालीमार बाग, तो ये वहीं की कहानी है। होता क्या है कि एक सुबह करीब 4 बजे एक फैमिली, हस्बैंड वाइफ और उनका एक 2 साल का बेटा, ये तीनों मारुति रिट्स कार में अपने घर से निकलते हैं और गुरुद्वारा जाते हैं। शालीमार बाग से चलकर ये लोग गुरुद्वारा बांग्ला साहब पहुंचते हैं। बहुत ही मशहूर गुरुद्वारा है ये दिल्ली में, गुरुद्वारा बांग्ला साहब। तो इन लोगों ने कुछ मन्नत मांगी थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी। तो सुबह सुबह 4 बजे का वक्त था और ये गुरुद्वारा बांग्ला साहब पहुंचती है पूरी फैमिली। इसके बाद ये गुरुद्वारा से वापस लौट रहे होते हैं। लगभग आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुके थे और शालीमार बाग पहुंचने वाले थे। उससे पहले ही अचानक एक ट्रैफिक रेड लाइट के पास यू टर्न लेना था। तो जब ये मारुति रिट्स कार यू टर्न जैसे ही ले रही होती है, अचानक बाइक सवार, चूँकि ये पूरी कहानी जो है वो चश्मदीद की ज़ुबानी है, हेलमेट पहने हुए, सुबह सुबह 4 बजे का वक्त, वैसे ही अंधेरा है स्ट्रीट लाइट के अलावा, तो वो कार पे गोली चला देता है। ड्राइविंग सीट पे हस्बैंड था जिसका नाम था पंकज मेहरा, और बराबर में जो सीट है वहाँ पे पंकज की मेहरा की वाइफ प्रिया मेहरा बैठी हुई थी, अपने 2 साल के बेटे को गोद में लिए हुए। 2 गोली चलती है, शीशा टूट जाता है, गोली प्रिया को लगती है, एक गर्दन में, एक आँख के पास। और इसके बाद फिर जो बदमाश था वो तीसरी फायर कोशिश करता है पति को गोली चलाने की, लेकिन चैम्बर में गोली जाम हो जाता है, तो फायर नहीं कर पाता। वो मुक्का मारता है क्योंकि शीशा टूटा हुआ था बुलेट से, तो मुक्का मार के उसके बाद घबरा जाते हैं और जो हत्यारे हैं वो फरार हो जाते हैं मौके से। पति इसके बाद शोर मचाता है तो कुछ, हालांकि सुबह ट्रैफिक बहुत कम है, लोग वहाँ आते हैं, फिर भाग के उसी गाड़ी में लेकर वो अपनी लहूलुहान घायल बीवी को पास के हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल में थोड़ी देर के बाद डॉक्टर जो है वो उसकी वाइफ को डेड डिक्लेयर कर देते हैं, उसकी मौत हो चुकी थी, चूँकि गोली एक गर्दन में लगी थी और एक आँख के पास लगी थी। तब तक 100 नंबर पे कॉल भी जा चुका था, पुलिस भी पहुंच गई। अब जाहिर सी बात है, बेटा गोद में था। खुशनसीबी ये थी कि किसी तरह से जो गोली चलाई गई थी उस बच्चे को नहीं लगी और पति भी बाल बाल बच गया। अब पुलिस जब जांच करती है, थोड़ा सा मामला कूल होता है, थोड़ा हस्बैंड नॉर्मल होता है, तो उससे पूछताछ करते हैं। तो फिर वो हस्बैंड अपनी पूरी कहानी सुनाता है। कहानी ये थी कि पंकज मेहरा, इनकी वाइफ, उम्र करीब 30 साल, प्रिया मेहरा, और कुछ साल पहले ही, मतलब 3-4 साल पहले इनकी शादी हुई थी, 2 साल का एक बेटा था। पंकज मेहरा एक अच्छा खासा बिजनेसमैन दिल्ली का, और पहाड़गंज जैसे इलाके में उसका अपना एक बार और रेस्टोरेंट था, बार कम रेस्टोरेंट। तो ज़िंदगी सही चल रही थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, कोई किल्लत नहीं थी, शादी भी हुई थी, बीवी खूबसूरत थी, एक बेटा भी हो चुका था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन बीच में कुछ, उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई थी। अचानक कुछ बिज़नेस में घाटा हुआ पंकज मेहरा को। तो सोनीपत में कुछ लोग हैं हरियाणा, वहाँ से उसने एक किसी जो इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं उससे उसने पैसे लिए 5 लाख रुपए, और वक्त पे वो चुका नहीं पाया और उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते चूँकि वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे लिया था मजबूरी में, तो वो 5 लाख रुपए बढ़ते बढ़ते 40 लाख रुपए हो गया और ये लौटा नहीं पा रहा था। तो उसके बाद उधर से फिर धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई कि पैसे दो वरना फिर तुम्हें मार देंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और ज़िंदगी भी चल रही थी। लेकिन फिर ये अचानक सुबह सुबह 4 बजे कार के पास कार को रोक के एक यू टर्न पे और हमलावर गोली चलाते हैं, और गोली गलती से पति की जगह पत्नी को लगती है, पत्नी दम तोड़ देती है, मौत हो जाती है। तो जब पुलिस पूछताछ करती है तो पंकज जो है ये सारी चीज़ें बताने के बाद 3 नाम लेता है पुलिस के सामने, और ये तीनों नाम उन्हीं के थे जिनसे उसने पैसे इंटरेस्ट पे लिया था, मतलब सूद पे लिया था। और वो बताता है कि चूँकि उसे पहले भी धमकी मिल चुकी थी तो उसे यही शक है कि इस हमले के पीछे, चूँकि उन्होंने कहा था कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली को छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने ही ये काम किया है।
तो पुलिस के लिए केस आसान था, क्योंकि कत्ल हुआ था और जो कार के अंदर 2 ही चश्मदीद थे, एक खुद पति और दूसरा एक 2 साल का, हालांकि वो मासूम बच्चा था, उतना बेहतर बता नहीं सकता था। तो पति की गवाही बेहद अहम थी। पुलिस ने पति की गवाही के आधार पर उन 3 लोगों को ढूंढना शुरू किया सोनीपत में। इस दौरान में इस कत्ल की खबर वहाँ तक पहुँच गई थी और जिन्होंने पैसे दिए थे उन तक भी पहुँच गई थी, और ये भी पता चल गया था कि इसमें, चूँकि अखबारों में और टीवी पे ये खबर भी आ गई थी कि नाम लिया है, तो वो तीनों भी घबरा गए और तीनों अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस की अपनी तफ्तीश जारी थी, पुलिस पूरी पूछताछ करती है, सब कुछ जांच चल रही होती है। पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है पुलिस को थोड़ा सा डाउट होता है, और डाउट जो था, क्योंकि पुलिस के लिए किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कई चीज़ें बेसिक होती हैं। मोटिव क्या था, मर्डर जो हुआ वो कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, किस वक्त हुआ, और अगर एक जगह पे एक क्राइम हो रहा है तो एक ही को गोली क्यों लगती है, दूसरे को क्यों नहीं लगी। तो ये सारे पुलिसिया अपने सवाल होते हैं। तो जब एक एक चीज़ सीख के पुलिस ने उसके बारे में बारीकी से सोचना शुरू किया, जांच करनी शुरू की, तो पुलिस को थोड़ा सा डाउट हुआ, और उस डाउट के आधार पर अब पुलिस ने पंकज की पूरी ज़िंदगी को खंगालने की कोशिश की। फिर चाहे उसका बिजनेस हो, उसके दोस्त हों, उसके रिश्तेदार हों। तो जब खंगालने की कोशिश की तो उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके कई जानकारियां सामने आती गईं। उसमें ये पता चला कि शादी के बाद पंकज की अपनी वाइफ के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी दोनों साथ थे, लेकिन और कई आते जाते थे हर जगह। आधे फैमिली वालों का कहना था कि आमतौर पे जैसे पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है या कई बार छोटी मोटी बातों में, वैसे ही था, कुछ सीरियस नहीं था। दूसरी चीज़ ये पता चलती है कि जो बार एंड रेस्टोरेंट इसका पंकज का था, उसमें एक लड़की काम करती थी जो मुलाजिम थी उसकी, लेकिन वक्त बीतने के साथ दोनों में नज़दीकियाँ हो जाती हैं, प्यार होता है, और वो दोनों भी शादी करना चाहते थे, और पंकज भी उससे शादी करना चाहता था। लड़की भी दिल्ली की थी। तो जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो फिर पुलिस को एक और ये भी था कि जिस आदमी ने पैसे दिए हैं वो आदमी उसी को मारेगा तो उसके तो पैसे डूब जाएंगे 40 लाख। तो ऐसे केसेस में आमतौर पे धमकाया जाता है, धमकी दी जाती है, हवा में गोली चलाई जाती है, जान नहीं ली जाती, क्योंकि सामने वाले का पैसा डूब जाएगा। और अगर उसने पत्नी को मारा है तो फिर जाहिर सी बात है कि और भी पैसा डूब जाएगा, क्योंकि वो तो जेल जाएगा, तो पैसे देने की नौबत नहीं आएगी इसको। तो ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने थी, सारे सवाल पुलिस के सामने थे। पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक लेकिन ऐसी चीज़ शक तो था पुलिस को कि कुछ ना कुछ पंकज झूठ बोल रहा है, लेकिन उस झूठ को पकड़ने का कोई तरीका नहीं निकल रहा था। सारी कोशिश कर ली पुलिस ने, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे ये पता चल सके कि पंकज वाकई इसमें कातिल हो सकता है। बीच में पुलिस को लगा भी कि शायद वो गलत रास्ते पे है, गलत तफ्तीश कर रही है, कातिल कोई और है, और या शायद जो पंकज कह रहा है वही सच है। तो ये सारी चीज़ें जब चलती रहीं, फिर पुलिस को एक शक की वजह ये भी थी कि सुबह 4 बजे न कोई रोड रेज होता है, ना ऐसी ट्रैफिक की मारामारी होती है, और लूटपाट की भी ऐसी चीज़ें बड़ी कम होती है। और इस केस में तो ये था कि लूटपाट हुई नहीं, क्योंकि जो भी कीमती चीज़ प्रिया ने पहनी हुई थी वो सब जस के तस थे, मोबाइल उनके पास जस के तस थे, पर्स था, तो कोई भी चीज़ गाड़ी से लूटी नहीं गई। रोड रेज हुआ नहीं, जो झगड़े में गुस्से में कोई मार दे, तो फिर क्या हो सकता है। फिर पुलिस ने एक आखिरी फैसला किया। उसने कहा कि पूरे उस रूट को, जिस दिन ये घर से लेके गुरुद्वारा बंगला साहब गए और फिर वापस आए और जहाँ पे यह हादसा हुआ, उसको रिक्रिएट करेंगे, और वो भी पंकज को लेकर, जो कि शक के घेरे में अब वही था। तो पुलिस की टीम उसी गाड़ी में, मारुति रिट्स में, टाइम वही जिस वक्त ये लगभग हादसा हुआ था, घर से निकलती है, फिर पूछती जाती है कि किस किस रूट से तुम गए, और पंकज बताता जाता है। फिर वो वहाँ से गुरुद्वारा बंगला साहब उसके बताए हुए रूट के हिसाब से चलते हैं, और फिर उसी हिसाब से वापस आते हैं। आना और जाना सब हो गया। पुलिस को लगा कि कुछ है नहीं, कुछ ये टाइम वेस्ट हुआ, कुछ मिला नहीं। लेकिन उनमें एक अफसर था जो थोड़ा डिफरेंट सोच रहा था पुलिस का, और वो भी इस रेकी में शामिल था जो पंकज के साथ जाना आना था। तो उसने बहुत कुछ सोचा। उसके बाद फिर उसने फैसला किया कि वो अकेले उसी रूट से एक बार खुद भी गुजरेगा। फिर उसने वही रूट ली पंकज के घर से लेकर वहाँ तक,
और इस स्पॉट पे जहाँ पे गोली चली थी, क्योंकि मेन वही था। घर से लेके गुरुद्वारा और वहाँ से वहाँ तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। जहाँ पे प्रिया की मौत हुई वो जगह इम्पोर्टेंट थी। तो जब ये निकला और ये पुलिस वाला, और फिर उसने पूरी दोबारा रेकी की, तो उसने गुरुद्वारा बंगला साहब से लेकर उस स्पॉट तक में कई बार चक्कर काटे, सिर्फ ये देखने के लिए कि इनमें कहाँ कहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है जो इस रोड को, इस रूट को फॉलो करता है। बहुत सारे ऐसे सीसीटीवी कैमरे मिले, उस कैमरे की लिस्ट बनाई गई। उन कैमरों में फिर उस तारीख को डाला गया, निकाला गया, पुराने विजुअल, वो गाड़ियाँ भी दिखी जाते हुए, और ये गाड़ी भी दिखी, लेकिन फिर भी काम नहीं बना। अब आकर जीरो इन पुलिस का हो गया कि उस स्पॉट पे जहाँ पे ये कत्ल हुआ था। तो अब उसके आसपास का पुलिस ने कहा कि कम से कम 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में ही देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं। तो फिर तलाश शुरू हुई। यू टर्न के पास तो कोई कैमरा नहीं था, लेकिन इत्तेफाक से एक चीज़ शुरू में पुलिस मिस कर रही थी, वो ये था कि एक वहाँ से कुछ दूरी पे एक पेट्रोल पंप था, और उस पेट्रोल पंप में एक कैमरा था, और उस कैमरे का एंगल ऐसा था कि वो उस यू टर्न तक को फॉलो कर रही थी। मतलब वो यू टर्न उस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। जब ये चीज़ सामने आई तो फिर पुलिस ने उस पेट्रोल पंप के उस सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, उसे निकाला, और जो टाइम बताया गया था इंसिडेंट का, उस टाइम पे उसने पूरा रिवाइंड करके फॉरवर्ड करके देखा। वो गाड़ी दिख गई जो मारुति रिट्स थी, पंकज की। इसके बाद उस गाड़ी को यू टर्न होते हुए भी उस कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था, वो भी दिखा। लेकिन उस गाड़ी के यू टर्न होने के वक्त, होने से पहले और होने के अगले कई मिनट तक कोई दूसरी गाड़ी, कोई दूसरी बाइक वहाँ से गुजरी ही नहीं। वो इकलौती गाड़ी थी जो उस यू टर्न से वापस जा रही थी। न उसके आगे न उसके पीछे कोई दूसरी गाड़ी ना उसको फॉलो कर रही थी, ना उसको चेस कर रही थी, ना वो साथ में दिखी। इवन इस इंसिडेंट के, उस गाड़ी के गुजरने के अगले कई मिनट बाद तक, सुबह का वक्त था, करीब 4 बजे, ट्रैफिक आमतौर पर वैसे ही कम होता है। तो अब पुलिस को डाउट हुआ। अब ये चीज़ अभी तक पंकज को मालूम नहीं थी। फिर पुलिस ने पंकज को ग्रिल किया और पूछा कि उस एग्जैक्ट स्पॉट क्या है। तो उसने फिर बताया कि ये यू टर्न है, और जैसे ही उसने यू टर्न ली, चूँकि उसको बताने का एक मतलब ये भी था कि यू टर्न लेते वक्त गाड़ी की स्पीड स्लो होती है, तो बोला जैसे ही यू टर्न ले रहे थे उस वक्त गाड़ी की स्पीड बहुत कम थी। अचानक बाइक पे दो आए, वो हेलमेट पहने हुए थे, चेहरा देखा नहीं था, लेकिन वो हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। और तभी उसने फिर 3 नाम भी बताए थे उनके, और बोला चूँकि उन्होंने धमकी दी है वही लोग थे। अभी तक पंकज को ये नहीं मालूम था कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज देख चुकी है। इसके बाद जब पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को निकाला और पंकज को बैठा कर दिखाया, तो पंकज की पोल खुल गई, क्योंकि उस गाड़ी को किसी ने फॉलो नहीं किया था, किसी ने हमला नहीं किया था, किसी ने गोली नहीं चलाई थी। तो फिर क्या हुआ? कोई रास्ता नहीं था। फिर पंकज सच बताता है, और जो वो सच बताता है वो ये था कि ये सच था कि उसने 5 लाख रुपए उधार लिए थे, इंटरेस्ट पे लिए थे, उसका ब्याज बढ़ के 40 लाख हो गया। साथ में इधर उसके बार, और जो बार कम रेस्टोरेंट था उसमें एक लड़की जो थी एम्प्लॉई, उससे उसको इश्क हो गया था, वो उससे शादी करना चाहता था, और बहुत ज़्यादा बेताब था शादी करने के लिए। लेकिन वो चाहता था कि वो कुछ ऐसा करे कि एक तीर से 2 शिकार हो। शादी करने के लिए उसे प्रिया को छोड़ना था, पर प्रिया को छोड़ना आसान नहीं था उसको। दूसरा ये कि वो चाहता था कि जो उसके ऊपर कर्ज है और ये जो 40 रुपए की तलवार अट रही है, जो धमकियाँ आ रही हैं, ये मसला भी हल हो जाए। तो उसने एक तीर से 2 शिकार करने के लिए पूरा एक प्लान तैयार किया, और प्लान ये था कि वो खुद अपनी बीवी का मर्डर करेगा। इससे 2 फ़ायदा होगा, एक बीवी रास्ते से हट जाएगी, दूसरी शादी का रास्ता क्लियर हो जाएगा। नंबर 2, उसी बीवी के कत्ल का इल्ज़ाम वो उन लोगों पर लगाएगा जिनसे उसने पैसे लिए हैं, तो वो जेल चले जाएंगे, तो उनको पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे। और इसी के बाद उसने सोनीपत में रहने वाले अपने मोनू नाम के एक दोस्त से एक रिवॉल्वर का इंतज़ाम करने को कहा। उस दोस्त ने एक रिवॉल्वर दिया इसको। रिवॉल्वर लेने के बाद फिर इसने प्लान बनाया कि कत्ल कहाँ करना है, कैसे करना है। चूँकि इससे पहले ये दोनों शादी के बाद और बेटा होने के बाद कई बार अर्ली मॉर्निंग में 3-4 बजे गुरुद्वारा जा चुके थे,
तो कोई अजीब बात नहीं थी। तो फिर अचानक पंकज को ये आइडिया आता है कि सुबह का वक्त 3-4 बजे का, भीड़ नहीं, लोग नहीं, और इवन उसने सीसीटीवी फुटेज के बारे में और कैमरे के बारे में भी सोचा था, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि उस जहाँ पे वो गोली मारेगा उस यू टर्न के पास उसने देखा था कि कोई कैमरा नहीं है, लेकिन एक पेट्रोल पंप है जो उस जगह को रिकॉर्ड कर रहा है। ये उससे गलती हुई थी। तो गुरुद्वारा पहले भी जा चुका था, कोई अजीब बात थी नहीं। तो उसी प्लान के तहत वो अपनी बीवी और बेटे को लेकर गुरुद्वारा जाता है। वापस जब आता है तो इसी यू टर्न के पास, अच्छा सीसीटीवी फुटेज में ये था कि यू टर्न के, वैसी गाड़ी यू टर्न लेती उस मोड़ से, वहाँ पे वो करीब 1 मिनट या 40 सेकंड के लिए गाड़ी रुकती है, और ये गाड़ी और उसके आगे पीछे कोई, खुद पंकज रोकता है। पंकज ड्राइव कर रहा था, उसके बराबर में उसकी वाइफ थी, वाइफ के गोद में बच्चा था। गाड़ी रोकते ही उसने अपने साइड में रिवॉल्वर पहले से रखा हुआ था लोडेड। वो रिवॉल्वर उठाता है, इससे पहले कि प्रिया कुछ समझ पाती है, अपनी बीवी को बिल्कुल नज़दीक से पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 गोली मारता है, और उसके बाद वो शीशे की तरफ भी गोली मारता है ताकि शीशा टूट जाए। फिर अपने तरफ भी शीशा तोड़ता है और अपने आप को फिर घूंसा मारता है ताकि कुछ चोट लगे ज़ोर से। और इसके बाद ये सारी चीज़ें वो 1 मिनट से 40 सेकंड के अंदर करता है, और फिर बेतहाशा गाड़ी को भगाता और चीखता चिल्लाता है। फिर लोग आते हैं, फिर उसका हॉस्पिटल जाता है जहाँ पे उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। तो अपनी ही बीवी को गाड़ी में बिठाकर, गाड़ी रोककर खुद गोली मारने का जो उसके पास दलील थी ये थी कि तीसरी 2 गोली जो मारी गई थी वो एक्चुअली उसे मारनी थी, लेकिन निशाना बीवी बराबर में बैठी थी इसलिए बीवी को लग गई, वो बच गया। फिर वो नज़दीक से आकर उसको गोली मारना चाहते थे, लेकिन चैम्बर में गोली फंस गई और इसने शोर मचाना शुरू किया, तो वो घबरा गए और घूंसा मार के उसको निकल गए। ये पूरी कहानी थी। तो जब ये सारी कहानी सामने आई, उसके बाद पुलिस ने पंकज को, चूँकि वो कबूल कर चुका था, उसके दोस्त मोनू को जिसने रिवॉल्वर दिया, गिरफ्तार किया। उस लड़की से भी पूछताछ हुई जिससे शादी करने के लिए उसने अपनी बीवी का कत्ल किया, लेकिन इस कत्ल में उस लड़की का कोई रोल नहीं था और न उसे इसकी जानकारी थी, क्योंकि पंकज ने खेल खेला था एक तीर से 2 शिकार करने का, बीवी को रास्ते से हटाकर दूसरी शादी करने का, और जो कर्ज था उस कर्ज से निजात पाने के लिए उन लोगों को अपनी ही बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में फंसाने का जिनको उसे पैसे लौटाने थे। तो ये थी एक अजीब कहानी, और सिर्फ यू टर्न के एक मोड़ की वजह से इस केस ने पूरा ही यू टर्न ले लिया, वरना कातिल के तौर पे कहाँ किसी और का नाम था और सामने आया कोई और। दिल्ली की कहानी थी। अब मैं आगे कुछ सवाल लूँ उससे पहले मैं कुछ नोट करके लाया हूँ। कई लोगों के इसमें कुछ सवाल भी है, और एक बारी बारी से करके मैं बताता हूँ। एक तशीन रज़ा है, ये मुंबई में है, स्टूडेंट है। इनकी शिकायत थी कि आप मेरे सवाल नहीं लेते, आइंदा जब भी सवाल आए तो आसिम तुम लोग सभी के साथ इंसाफ किया करो। देवेश उपाध्याय है, यूएसए से है। इनकी एक दोस्त हैं योगिता उपाध्याय, और ये एमपी में है, और बेस्ट सब इंस्पेक्टर का इनको अवार्ड मिला है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है मध्य प्रदेश, उनकी तरफ से। तो योगिता उपाध्याय जी, आप खूब तरक्की करें और कानून व्यवस्था बनाए रखें और एक अच्छी पुलिस अफसर बने और आपके खूब प्रमोशन हो, यही दुआ है। तो थैंक यू वेरी मच आपके और इस लिखने के लिए देवेश जी, और ऑल द बेस्ट योगिता जी आपके करियर के लिए। इसके अलावा देवेंद्र सिंह राठौर हैं, अनुभव घोष हैं, ये बावरिया गैंग के बारे में, और साथ में एक और मितेश रमन परमार हैं, ये दोनों बावरिया गैंग के बारे में कहानी सुनना चाहते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बावरिया गैंग कैसे काम करती है, कैसे ये पूरे अपने बदन पे तेल लगा के निकलते हैं, कोने का मकान ढूंढते हैं, वो मकान ढूंढते हैं जिसके बराबर में पेड़ हो। तो इनका मोडस ऑपरेंडी काम करने का तरीका बड़ा अजीब है। तो अनुभव जी और मितेश जी, जल्दी आपको बावरिया गैंग की कहानी सुनाता हूँ। सुरेश चंद्र शर्मा हैं, शुभम गंभीरे हैं, इसके अलावा गगन हैं, ये बेसलन स्कूल हादसा है उसके बारे में सुनना चाहते हैं, मैं जल्दी सुनाता हूँ। सुंदर बागवान है, इनकी शिकायत थी कि अब मैं भूल गया हूँ, ऐसा नहीं है कभी बागवान साहब के आपको भूलूंगा। और इनका एक सवाल था कि एक पुनर्जन्म की कहानी सुनाई थी, तो क्या उसमें उस बच्चे ने जो कातिल है उन चारों का चेहरा अगर याद है तो स्केच क्यों नहीं बनाया। तो सुंदर साहब असल में उसको कातिल का चेहरा याद नहीं था और इसीलिए स्केच नहीं बनाया।
और दूसरा चूँकि मामला पुनर्जन्म का था, शायद अगर उसे चेहरा याद होता तो पुलिस बनाती भी, लेकिन कोर्ट में ये केस स्टैंड करता कि नहीं, मुझे डाउट है थोड़ा। सरिता जी हैं, इनके बेटे का कल जन्मदिन था और कल मैं गायब था, तो आज आपके बेटे को बहुत बहुत तमाम शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। शिवानी है धौलपुर से, बेअन सिंह हैं, इन्होंने कुछ स्टोरी बताई है, मैं ज़रूर सुनाता हूँ बेअन सिंह जी जल्दी आपको। लाल बाबू मंडल हैं, नेपाल से, दरबार हत्याकांड के बारे में सुनना चाहते हैं, जहाँ तक मुझे याद है लाल बाबू मंडल जी, हमने नेपाल मास्केयर यही दरबार हत्याकांड था, कहानी सुनाई है क्राइम तक कि आप उसमें जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल में वो कहानी मिलेगी। राहुल पाती त्रिपाठी हैं, जगतार सोही हैं, जगतार सोही साहब का मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ। इन्होंने कुछ चीज़ें, कुछ गलतियाँ बताई हैं कि मैं अक्सर कई कहानियों में नंबर गलत बोल देता हूँ। और अभी लैला खान की एक स्टोरी सुनाई थी, उसमें एक बताया था मैंने कि ट्विन है एक लैला खान का, जो एक भाई और बहन ट्विन थे, बट मैंने शायद उसमें उन दोनों का एज में गैप कर दिया था, जबकि ट्विन है तो एक साथ ही पैदा होंगे, कुछ मिनट का फासला हो सकता है। तो कई बार जगतार सोही साहब स्टोरी सुनाते हुए फैक्ट्स तो नहीं, नंबर, ये सारी चीज़ें कुछ आगे पीछे हो जाती हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, गलती कर देता हूँ। सना है, देन सुमित शुक्ला है, शुएब इम्तियाज़ हैं, अजीत विद्या है, ये आसिया पाकिस्तानी जो बच्ची, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ। सुनील डब हैं, कनाडा से हैं ये, अवनीश राठौर है और धर्मवीर जरवाल है। तो मैंने कोशिश की थी कि आप में से जितने लोगों का मैं लेकर आ सकूं सवाल जवाब। ये अब आसिम बताओ। शिवेंद्र जी हैं, हाँ, ये बोल रहे हैं कि सर क्या इस केस में इन दोनों की स्कूल का प्यार था, जो बाद में ऐसा सुनने में इन्होंने कहीं पढ़ा था कि ये दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते थे। जो पंकज और प्रिया की जब शादी हुई थी तो ये पहले से एक दूसरे को जानते थे, और मतलब एक तरह से ये अरेंज भी था, लव मैरिज भी थी। लेकिन उसके बाद एक्चुअली जो इसमें बुनियाद पड़ी, पंकज के जो माइंड में क्राइम आया, उसकी यही दो ही वजह थी। एक तो वो उसकी अपनी मुलाजिम जिससे वो शादी करना चाहता था, लेकिन शादी के साथ साथ वो चाहता था कि उसकी पत्नी का कत्ल तो हो और उसके इल्ज़ाम में उसके दुश्मन भी फंस जाए, तो वो दोनों काम करना चाहता था। लेकिन वही है कि उसे कुछ भी नहीं मिला, बल्कि उल्टा एक उसने अपने ही बच्चे को के सर से अपनी उसकी माँ का साया छीन लिया और अब जेल में है। सर गुरुदेव सोडी हैं, ये बोल रहे हैं कि क्या पंकज की पहले भी एक बार शादी हो चुकी थी। गुरुदेव सोदी साहब, ये पहले किसी ने कहा भी था कि शायद शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ। हालांकि उस वक्त जो पुलिस ने बताया था वो ये था कि ये दूसरी शादी करने जा रहा था। सर एक सवाल अफरोज जी का है कि इस तरह के केसेस पहले भी होते हैं कि हस्बैंड मार देता है, अगर वहाँ पे सीसीटीवी नहीं होता तो पुलिस क्या ऐसे ही मानती कि किसी गैंग ने मार दिया। अफरोज जी का सवाल है कि अगर सीसीटीवी ना होता तो क्या ये साबित हो जाता कि गैंग नहीं मारा और ये बच जाता। अफरोज जी, मुझे नहीं लगता है कि ये बच जाता, इसलिए कि सीसीटीवी एक अहम सबूत तो था, लेकिन कहानी में बहुत सारे झोल थे और कई चीज़ें ऐसी होती जिसमें आप पकड़े जाते हैं। तो ये फुल प्रूफ, मतलब फुल प्लान करके और उस तरीके से जो मर्डर था, ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा। और थोड़ा सा भी इसमें दिमाग लगा के पुलिस इस केस को सॉल्व कर सकती थी, चाहे ये सीसीटीवी कैमरा ना होता तब भी सॉल्व होता। सर राहुल जोशी जी पूछ रहे हैं कि बच्चे की हालत क्या है और वो बच्चा अब कहाँ है। बच्चा ठीक है, बच्चे की उस वक्त बस ये था कि वो गोद में था लेकिन नींद में था, चूँकि 4 बजे का वक्त था। लेकिन शायद उसे उस बात का एहसास नहीं था कि वो अपनी माँ की गोद में है और उसका बाप जो है उसकी माँ को गोली मार रहा है। और शायद जब वो बड़ा हो, होश आए और उसे ये कहानी, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं से पता चलेगी, तो सोचिए कि उसके दिल दिमाग पे क्या असर होगा। सर मनीषा जी पूछ रही है कि हस्बैंड ने वाइफ का कत्ल किया, कि इस सिचुएशन में कोर्ट इसे कुछ ऐसी सजा देगी कि हस्बैंड सारे थोड़े होशियार हो जाएं। मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान करते हैं। हाँ मनीषा जी, ऐसा नहीं, आप ऐसा कह के सारे हस्बैंड को मत डराइए, सारे हस्बैंड बुरे नहीं होते हैं। और इसमें मुझे लगता है कि कोर्ट सज़ा देगी और जो भी इसमें पनिशमेंट है वो जाहिर सी बात है मिलेगी, लेकिन किसी एक केस से ऐसी सज़ा दे के बाकी को सबक सिखाना, एक्चुअली ये मुझे लगता है ये वो केस नहीं। हाँ, इससे ज़्यादा जो विभत्स और उस तरीके का केस है जिसमें आप कोई नज़ीर सेट कर सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसे बहुत हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप कठुआ का ही ले लीजिए या आप निर्भया केस ले लीजिए। इस तरह के मामलों में ऐसी सज़ा होनी चाहिए, ऐसी इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए कि लोग करते हुए दोबारा सोचें, डरें और उनके अंदर इतना खौफ हो कि वो मतलब हिम्मत ही ना कर पाए। तो एग्जाम्पल यहाँ पे सेट करना चाहिए। सर रश्मि गुरु प्रसाद जी बोल रही हैं कि ये जैसे कि प्री प्लान मर्डर था,
तो क्या इसमें लाइफ सेंटेंस या फांसी हो सकती? रश्मि जी बिल्कुल, ये चूँकि एक मर्डर है और 302 है इसमें आईपीसी, इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो डेथ पेनल्टी है। तो हालांकि उसमें वही एक चीज़ आ जाती कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि नहीं, लेकिन उस हालात को देखते हुए मतलब कई चीज़ें, किसी को मौत की सज़ा या उम्र कैद या ये देते वक्त कई चीज़ें देखी जाती हैं। अब अगर मुझसे मेरी नज़र से आप इस क्राइम के बारे में पूछें कि इसमें क्या सज़ा होनी चाहिए, तो कायदे से ये एक सिंपल मर्डर है मेरी नज़र में। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को गोली मारी, लेकिन जब वो अपनी वाइफ को गोली मार रहा है तो उसका बेटा, जो कि उन दोनों का बेटा है, वो उसी माँ के गोद में है। अब यहाँ पे ज़रा सा आप सोचिए कि अगर उसने गोली जो चलाई, पहली गोली के बाद अगर वो थोड़ा सा इधर उधर होती या बच्चा था गोद में, वो थोड़ी घबराती या कुछ हाथ पैर इधर होते, बच्चा ऊपर होता या नीचे होता, और उस पर उसको तो तय था कि उसको गोली मारनी है, तो गलती से खुदा ना खास्ते अगर उस बच्चे को गोली लगती तो क्या होता। तो मेरी नज़र में अगर इस चीज़ को सामने रखा जाए तो फिर इस हिसाब से ऐसे शख्स को मौत की ही सज़ा मिलनी चाहिए, उससे कम नहीं। सर सुंदर जी बोल रहे हैं कि सर आपने कहा था कि आप हमसे पूछेंगे क्रिमिनल कौन है, तो वो सीरीज आप कब चालू कर रहे हैं? सुंदर जी, बस जल्दी शुरू करूँगा, जल्दी बताऊँगा, बस थोड़ा धैर्य रखिए। सर गिरीश जी बोल रहे हैं कि सर काफ़ी टाइम हो गया, क्राइम टेक की टीम से मिलवा लीजिएगा। ठीक है गिरीश जी, अब जल्दी मैं एक दिन सबको नए नए कपड़े पहना के बुलाता हूँ और लाइन से सजाता हूँ और आप सबसे मिलाता हूँ। थैंक यू। सर एक यादव जी बोल रहे हैं कि सर चुनाव खत्म हो गया तो लाइव का टाइम थोड़ा बढ़ा लीजिए। बिल्कुल, मैं जल्दी करता हूँ, थोड़ी सी ये कुछ चीज़ें और हैं पाइपलाइन में, वो सब ख़त्म हो जाए, मैं वापस अपने ढर्रे पे आऊँगा और आपके साथ बहुत सारा वक्त बिताएंगे, थोड़ा कहानी का टाइम भी बढ़ेगा। सर नीरव मोदी के ऊपर लोग पूछ रहे हैं कि अब उसका क्या हो सकता है जो नीरव मोदी की आज ही एक खबर आई है, वो ये है कि वहाँ चूँकि ऑलरेडी वो जेल में है, उसने बेल मांगी थी, कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया, इसलिए कि हो सकता है वो भाग ना जाए। तो फिलहाल वो जब तक के इंडिया में डिपोर्ट ना कर दिया जाए, उसे भेजा ना जाए, वो लंदन में ही जेल में रहेगा और आगे देखिए फिर कब तक वो भारत को सौंपा जाता है। सर पूजा जी बोल रही है कि अवैध संबंध के चलते एक पति ने इस तरह अपनी बीवी को मार दिया। हाल ही में एक खबर और गुजरात से आई थी जहां पूरा परिवार इस तरह से मार दिया गया था। क्या अवैध संबंध बनाने से पहले लोग सोचते नहीं हैं परिवार के बारे पूजा जी, एक्चुअली जो लोग ऐसे क्राइम करते हैं, दो चीज़ें होती हैं, या तो वो अंजाम नहीं सोचते या फिर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, और दोनों ही सूरत में हमेशा हश्र बुरा होता है। तो अगर लोग अंजाम सोचें और ये सोचें कि 1% भी गुंजाइश नहीं है बचने का, तो शायद ऐसी चीज़ें ना करें। लेकिन वही है कि हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि क्रिमिनल भी बेपरवाह होता है, निडर होता है, उसे मालूम है कि कई बार क्राइम करके भी बच जाएंगे, गवाह खरीद लेंगे, सबूत मिटवा देंगे, तो ये चीज़ें भी क्राइम को बढ़ावा देती हैं। में? सर शमशी जी बोल रही है मंकी मैन की स्टोरी कब सुनी? मैं बिल्कुल शमसी मंकी मैन की भी कहानी जल्दी सुनाता हूँ। सर एक गीता खन्ना जी बोल रही है कि आज एंड करने से पहले किसी शेर से कीजिएगा। गीता जी कह रहे हैं आज एंड करने से पहले किसी शेर से कीजिएगा। चलिए, मुझे अभी शेर याद आ जाएगा, मैं वैसे ही बता दूंगा। सर कीर्तिमान सिंह है सर, अगर पुलिस परेशान करे बिना मतलब किसी को जबरदस्ती मार पीट करे तो ऐसी सिचुएशन में हम किससे बोल सकते हैं? नहीं, फिर से मैंने सुना नहीं था, क्या सब? कीर्तिमान जी बोल रहे हैं कि अगर पुलिस किसी को परेशान करे, उसको मारे पीटे जबरदस्ती करे तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? कीर्तिमान जी कहा कि अगर पुलिस परेशान करे, किसी को मारे पीटे तो क्या करें। बिल्कुल, उस पुलिस वाले के ऊपर भी अफसर बैठे होते हैं। अगर सपोज़ वो SHO है, एक थाने का इंचार्ज है, तो उसके ऊपर ACP होता है। अगर ACP कर रहा है तो उसके ऊपर DCP होता है। DCP अगर कर रहा है तो उसके ऊपर एडिशनल या जॉइंट CP होता है। अगर एडिशनल या जॉइंट CP कर रहा है तो उसके ऊपर स्पेशल CP होता है। स्पेशल CP कर रहा है तो उसके ऊपर CP होता है। तो ये अलग अलग इस एरिया में ये डेजिग्नेशन होता है। और अगर स्टेट में है तो फिर आप सबसे बड़ा बॉस जो है वो DGP होता है। तो आप कहीं भी इस तरह की शिकायत कर सकते हो, और अगर ये सारे खुद पुलिस वाला कोई ना सुने तो फिर अदालत है, अदालत में जा सकते हैं। मीडिया है, मीडिया के पास जा सकते हैं। रास्ते हज़ार हैं, बस ये है कि कोशिश करते रहना चाहिए। सर विराट सिंह पूछ रहे हैं कि जब वो पंकज अपनी वाइफ को मारना चाहता था तो उस टाइम के वो अपने बेटे को भी मारना चाहता हो? नहीं, उसने अपने पूछताछ में बताया था उसको सिर्फ मकसद उसको अपनी वाइफ को मारना था, बेटे को नहीं। सर राजकुमार जी पूछ रहे हैं कि उसके घर वालों का और बाकी जानने वालों का क्या रिएक्शन आया? जो घर वाले थे, यस सर। चूँकि सभी इसमें वो थे, मतलब उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो प्रिया की फैमिली हो या खुद पंकज की फैमिली हो। चूँकि
इस तरह की चीज़ें किसी भी एक शरीफ फैमिली के लिए वो तो बॉम्ब जैसा होता है कि कैसे कोई कर सकता है, लेकिन ये हुआ, बाद में उन्हें मानना पड़ा। सर जगरूप जी हैं, ये बोल रहे हैं कि किसी दिन क्राइम तक का लाइव कोई सस्पेंस और थ्रिलर वाली जगह से कीजिए, उसी तरह की। ठीक है जगरूप जी, जल्दी आपको ये मिलेगा क्या, लेकिन सस्पेंस और थ्रिलर की जगह से उसके लिए असल में पूरा सेटअप होता है, लेकिन ऐसी कोशिश करूँगा, कभी ऐसा मौका मिला तो करता हूँ। और आज के लिए फिर अब इतना ही करते हैं, कल मुलाकात होती